कर लो। जीनर डायोड किसमें काम आती है? वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है ना, टीवी चलाते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज, तो वो क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स कर देता है। जो वोल्टेज होती है इस डायोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट होती है। करंट चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगी। तो ये डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में काम आता है। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला स्पेशल पर्पस डायोड कौन सी है? जीनर डायोड। जीनर डायोड की यूज क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। इसकी जीनर डायोड कैसे काम करता है, कल भी मैं बताया था इस पे कि क्या होती है जब भी हम लोग रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, तो हमने देखा था ना कि जो ग्राफ आती है ऐसी आती है, ग्राफ रिवर्स बायसिंग, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीनर वोल्टेज। यहाँ पे देखो क्या होती है, वोल्टेज हो गई फिक्स, करंट बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो ये वोल्टेज जो होती है ना, फिक्स्ड वोल्टेज, इसी को जीनर वोल्टेज कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है लगभग 5 से 8 वोल्ट के बीच में रहता है, 5 वोल्ट टू 8 वोल्ट, ये रेंज रहता है इसका। जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होती है 5 टू 8 वोल्ट, ये जनरली वर्किंग होती है। जीनर डायोड की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, उसके बारे में समझेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन। तो मैकेनिज्म ब्रेक डाउन का मैकेनिज्म दो है, एक को बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन, और दूसरा ब्रेक डाउन भी एक तरीके का होता है, एवलांच ब्रेक डाउन। दो तरीके से ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन किसको बोल रहे हैं? जहाँ पे करंट बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज बहुत कम चेंज हो रही है, यानी एकाएक वहां पे चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ गया है जिसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो जीनर ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन क्यों होती है, पहले आप समझो इसको, क्वेश्चन आता है इसको। तो जैसे ही आप ना पीएन जंक्शन लोगे, पीएन जंक्शन, पीएन इस तरीके से लेंगे, और एन को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो जब भी रिवर्स बायसिंग में ऐड करेंगे तो क्या होगी बताओ, जब भी रिवर्स बायसिंग में ऐड करेंगे तो एन साइड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और कुछ होल्स भी हैं, पी साइड में बहुत ज्यादा होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज होता है, जैसे माइनॉरिटी होल्स, इस होल को ना एक सपोर्ट मिल जाता है बैटरी का, इस होल को क्या मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही हम बैटरी जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाती है प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाती है माइनस चार्ज, और हमें पता है कि इस रीजन में जो प्लस होगा, एन साइड में जो प्लस होगा उसको ये धक्का देगा, धक्का देगा तो ये कहाँ चला आएगा बताओ, इधर चला आएगा। और एन साइड वाला किसको पुश करेगा, पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन उसको पुश करेगा, तो वो ये इधर मूव करने लगेगा। वो किधर मूव करने लगेगा, इस साइड मूव करने लगेगा, इस साइड मूव करने लगेगा। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से एक करंट आएगा, नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से एक करंट आएगा, जो कि रिवर्स करंट होता है। तो अगर हम वोल्टेज को बहुत हाई रखेंगे, वोल्टेज को क्या रखेंगे, बहुत हाई रखेंगे,
वोल्टेज को हाई रखेंगे तो एकाएक क्या होती है ना, यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं, उसके ना होल्स टूट करके वो इधर मूव करने लगता है, और पी साइड का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से टूट करके वो इधर मूव करने लगता है। इसका मतलब चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ जाता है। किसके वजह से बढ़ा है? हाई वोल्टेज के वजह से या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो जीनर ब्रेकडाउन का रीजन अगर आपसे पूछे कि जीनर ब्रेकडाउन का रीजन क्या है, तो बोलेंगे हाई वोल्टेज, हाई रिवर्स वोल्टेज, या बोलेंगे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन है, ये रीजन है ब्रेकडाउन का। अच्छा, ये होता कब है? ये तभी होता है जब ना इसको हाईली डोप्ड करेंगे। कैसा डोपिंग करेंगे? हाईली डोपिंग करेंगे। हाईली डोपिंग का मतलब बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटी डाल देंगे डायोड में। ऐसा डायोड रहेगा जिसमें इम्प्यूरिटी बहुत का अमाउंट ज्यादा हो। हाई डोपिंग का मतलब क्या हो गया? इम्प्यूरिटी एक्सेस इसमें डाली जाएगी। अब दूसरा टाइप का भी एक ब्रेक डाउन है। कौन सा? ये अवलांच ब्रेक डाउन। ये कैसी ब्रेक डाउन होती है? तो रिवर्स बायसिंग में जब आप जोड़ते हो ना, रिवर्स बायसिंग में जोड़ रहे हो, अब मान लो क्या किए हो, इम्प्यूरिटी कम रखे हो, इम्प्यूरिटी एडेड इज लो, बहुत कम इम्प्यूरिटी ऐड किए, तो उस केस में अगर हम रिवर्स बायस करेंगे, उस केस में हम रिवर्स बायस करेंगे ना, तो क्या होती है कि जो एन साइड की इलेक्ट्रॉन्स है, एन साइड का रिवर्स बायसिंग करने पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, अभी भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और भी यहाँ के डिप्लेशन रीजन के बॉन्ड से टकराता है डायरेक्ट, और टकराने के वजह से ना यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोबाइल हो जाता है, भाग जाता है, यहाँ पे होल बन जाती है, इलेक्ट्रॉन बन जाती है। तो इस तरीके के टकराने के कारण जब चार्ज का क्रिएशन होने लगे तो वो अवलंच ब्रेकडाउन होती है। अवलंच ब्रेकडाउन के किसके कारण होती है? ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ चार्ज कैरियर with the bonded electrons in the depletion region। डिप्लेशन रीजन में जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? टकराने के वजह से। तो उस टकराने की वजह से जो बॉन्ड टूटता है वहां पे चार्ज की नंबर्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और इसलिए करंट हाई हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो समझ में आना चाहिए कंपैरिजन में क्या क्या समझ में आया, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। एक हो गया जीनर और एक हो गया अवलांच, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया बताओ। सचिन बताओ डिफरेंस क्या समझ में आया जीनर और अवलांच में। यस सर। ये तो सर जीनर ब्रेकडाउन कब होगा? जब सर इम्प्योरिटी ज्यादा होगी सर। हाँ सही बात है, हाई इम्प्यूरिटी होनी चाहिए और इसमें लो इम्प्यूरिटी होनी चाहिए। लेस इम्प्यूरिटी बोले, लेस इम्प्यूरिटी। एक तो ये डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस बताओ। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होना चाहिए इसकी। हाँ, यहाँ पे जीनर ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि अवलंच ब्रेक डाउन ना कॉलिजन के वजह से होती है। किसके वजह से होती है? कॉलिजन की वजह से। कॉलिजन के वजह से होती है, ये होती है। अच्छा, दोनों को अगर ना ग्राफ से अगर हम दिखाएं तो कैसा दिखेगा जरा देखना। अगर आई वी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो जीनर और एवलेंस कहाँ पे होगा? जीनर ऐसे होगा
और एवलेंच ना थोड़ा आगे जा करके ऐसे ऐसे होता है। समझ में आया क्या? ये जीनर है, ये जीनर है। ये क्या है? अवलांच। देखो जीनर ना ज्यादा सीधा है, शार्प है, इसको बोलते हैं ज्यादा शार्प, मोर शार्प कर्व, ज्यादा शार्प कर्व है। और ये क्या है? इंक्लाइंड ज्यादा है। और यहाँ पे देखो जीनर का वोल्टेज भी ज्यादा होता है, और जीनर अवलांच का वोल्टेज ज्यादा होता है, जीनर का कम होता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें डिफरेंस में आ गया। अब मैं प्रैक्टिकल यूज करके बताता हूँ, प्रैक्टिकल यूज करके। ऑफ यूज ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के तरह यूज कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। ये VVI है नीट के लिए, नीट के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जीनर डायोड का यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। तो देखो कुछ इस तरीके का सर्किट होता है। एक हमारा इस तरीके का एक रेजिस्टेंस रहता है, फिर यहाँ पे एक डायोड रहता है रिवर्स बायस में लगा हुआ, ऐसे एक डायोड लगा रहता है। अच्छा जीनर डायोड ना, यहाँ पे मैं सर्किट सिंबल बता देता हूँ। जब भी हम जीनर डायोड का सर्किट में यूज करेंगे, सर्किट जो सिंबल होगा, कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल डायोड नहीं है, जीनर डायोड है? तो ऐसे पता चलेगा, थोड़ा सा ना सिंबलाइजेशन में ऐसे, ये इधर इधर है और ये इधर, ऐसे कर दिया ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए कि ये सिंपल डायोड नहीं है, ये जीनर डायोड है। ये कौन सा डायोड है? जीनर डायोड है। तो इस तरीके से सर्किट में हम यूज करते हैं। तो ये देखो सर्किट में हमने यूज कर लिया ऐसे, ये जीनर डायोड है। और जीनर डायोड के अक्रॉस एक रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर का मतलब जहाँ पे हमें चाहिए स्टेबलाइज्ड वोल्टेज, जहाँ पे हमें फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट में क्या चाहिए? हमें फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए। तो जिसके अक्रॉस फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए उसी के अक्रॉस हम जीनर डायोड लगाते हैं। ये आर है, ये छोटा होता है रेजिस्टेंस, इसीलिए स्मॉल आर दिखाना है। और ये जो कैपिटल आर है बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज देते हैं, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक ऐसा सर्किट दिया है, ऐसा सर्किट दिया है, ऐसा सर्किट दिया है कि एक बैटरी लगा, या बैटरी क्या लगाएगा, इस तरीके से गिवन रहेगा कि एक इनपुट है और इनपुट का वोल्टेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मान लो दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये इनपुट दिया हुआ है। और यहाँ का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम। और यहाँ पे एक जीनर डायोड ऐसे करा गया। अब बोला गया ना जीनर डायोड, कहता है जीनर डायोड का जो वोल्टेज है यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 0 वोल्ट टू 4 वोल्ट, ऐसे जीनर डायोड में लिखा रहता है, मार्किंग किया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 4 का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो वोल्टेज हो सकता है वो कितना हो सकता है? जीनर के अक्रॉस 4 वोल्ट हो सकता है। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। लोड रेजिस्टर की वैल्यू गिवन रहती है, जैसे मान लो 10 ओम है, 10 ओम है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बहुत सारी चीजें। क्या क्या पूछी जा सकती है? क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बताओ कि जीनर डायोड से कितना करंट पास हुआ, I1 बताओ। लोड रेजिस्टर से कितना करंट पास हुआ, I2। और ये 1 किलो ओम से कितना करंट पास हो गया, I3। और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये बता दो।
या इस 1 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये बता दो। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो, ये जो जीनर डायोड है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है तुम्हें? ये जो जीनर डायोड है इस तरीके से लगा हुआ है डायोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी तुझे दिखाई दे रही है? 4 वोल्ट है क्या? इसी पे तो यस ये सर, काम 4 वोल्ट। करेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। अच्छा, लोड भी तो इसी के अक्रॉस लगा हुआ है ऐसे, तो क्या इस 10 ओम का भी वोल्टेज 4 ही हो गया क्या? यस सर। पैरेलल में लगा है ना ये, और ये देखो क्या है, पैरेलल में ही तो है। तो 4 वोल्ट तो लोड का भी हो गया, तो करंट इसमें निकल जाएगा क्या? कितना होगा करंट? आई होता है V अपॉन आर, तो आई हो जाएगा V अपॉन आर। तो कितना करंट हो गया? 0.4 एम्पियर। यानी लोड से कितना करंट पास हो रहा है? 0.4 एम्पियर। अच्छा, एक चीज और देखो, टोटल कितना वोल्टेज है? 12 है क्या? टोटल वोल्टेज है यस सर। 12। तो 12 में से 4 इधर दे दिया, जो बचा वही ना इधर आएगा। तो 12 में से 4 इधर है, तो बचा कितना? 8। तो 1 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट हो गया, नहीं कितना हो गया? यस सर। 8 वोल्ट हो गया। 8 वोल्ट। अब देखो, इस 1 किलो ओम के अक्रॉस रजिस्टर भी मालूम है, रजिस्टर है 1 किलो ओम, अब वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस अब वोल्टेज मिल गया है, तो करंट नहीं मालूम होगा I3। ये जो I3 जा रहा है 1 किलो ओम से, कितना हो जाएगा? तो करंट होता है I इक्वल टू V/R। तो 8/1 किलो, 1 किलो का मतलब 10⁻3। क्या हो गया? किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3। तो ये हो गया 8 10⁻³ एम्पियर, जिसको बोलेंगे 10⁻³ को मिली बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे 8 मिली एम्पियर। कितना हो गया? 8 8 मिली मिली एम्पियर। एम्पियर का करंट हो गया। तो बताओ, अब यहाँ पे दोनों दो ब्रांच में हमें निकल गया, इसमें भी I2 भी निकल गया, I3 भी निकल गया, तो I1 नहीं निकलेगा? ऐसे करंट इधर से आ रहा था I3, एक करंट इधर गया, दूसरा करंट इधर गया I2, इधर से गया I2 और इधर से गया I1। तो I2 का वैल्यू कितना है बताओ? 0.4 एम्पियर। और I1 का वैल्यू है 8 मिली एम्पियर। तो आपको पता है ना किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है? करंट लॉ कि जितना करंट आएगा ना उतना ही करंट यहाँ से जा सकता है, नहीं? तो क्या हो गया? इनकमिंग करंट 8 मिली एम्पियर, आउट गोइंग करंट I1 प्लस 0.4। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया? 8 मिली एम्पियर माइनस 0.4। हो गया कि नहीं हो गया? तो मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो 008 आ जाएगा, माइनस 0.400 कर दो। तो सॉल्व कर दो, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। वैल्यू हमने इस तरीके से लिया था, सही से सोच के नहीं लिया था, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा? 392.392 मिली सॉरी एम्पियर में आ जाएगा। कितना एम्पियर है? नेगेटिव क्यों आ रहा है पता है? नेगेटिव का मतलब हुआ ना, करंट इधर नहीं आएगा बल्कि इधर से जाएगा। करंट इधर से नहीं आएगा बल्कि इधर से जाएगा। अच्छा, अगर उधर से जाएगा, ऐसे समझो कि करंट ऐसे आ रहा था और एक करंट इधर गया और नेगेटिव इसमें आ गया, इसका मतलब ये करंट इधर से आ रहा है, ये ना? और इधर से आ रहा है तो हमें रिवर्स बायस में लगाना है। तो रिवर्स बायस में कैसे लगाओगे? ऐसे ही तो लगाओगे रिवर्स बायस में, ऐसे ही तो लगाओगे ना रिवर्स बायस में।
क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, करंट इधर से इधर जाएगी तभी तो रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जीनर के वोल्टेज स्टेबलाइजेशन से आता है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करो तब समझ में आएगा, उसमें डेटा ढंग का दिया रहेगा। ठीक है, चलो प्रीवियस से एक आध क्वेश्चन करो, उसमें डेटा सही। देखो जैसे ये क्वेश्चन 54 दिख रहा है क्या, 54 क्वेश्चन नंबर यस सर। 54 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करेंगे। पहले देख लो कि ये रिवर्स में है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ पे लिखा है माइनस, तो जो ये डायोड दिया है वो रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में है, बताओ। सर रिवर्स में। हाँ रिवर्स में, अभी तो बताया था जीनर जो डायोड होता है रिवर्स में ही होना चाहिए, तो उसका यस चिंता मत सर। नहीं करना है। आपको क्या जानना है, आपको जानना है करंट थ्रू द डायोड। कहता है करंट डायोड से कितना जा रहा है ये बता दो, करंट थ्रू द डायोड बतानी है। यस सर। कैसे बनाएंगे, चलो मैं बनाता हूँ, देखना मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे देखना। 250 1 किलो, देखो क्या क्या गिवन है सचिन, देख लो क्या क्या गिवन है, यस सर। क्या क्या गिवन है देखना। यहाँ पे एक 20 वोल्ट का लगाया है इनपुट, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस, और डायोड का वोल्टेज दिया हुआ है। देखो अगर डायोड का वोल्टेज 15 दिया था, डायोड का वोल्टेज यस सर। कितना दिया है 15 वोल्ट। 15। अभी यस तो सर 15। बताया था तुझे कि 250 ओम का है ये, तो 20 है टोटल तुम्हारे पास, 15 इसको दे दिया तो बचा 5 ही ना, इसको देगा। हाँ यस सर। डायोड को दे दिया तो 5 रजिस्टर को देगा, तभी तो 20 होगा टोटल। अब 5 रजिस्टर को दे दिया तो इसमें करंट निकलेगा कि नहीं, आई हो जाएगा भी, अब बाय आर, भी का वैल्यू है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 250, तो कितना आ जाएगा 1/50 एम्पियर। तो 1/50 एम्पियर आ गई। इसको डेसिमल में भी बदल सकते हो, 0.02 आ जाएगी एम्पियर में। आ गया यहाँ तक समझ में। यस सर। अब एक रजिस्टर यहाँ लगा है, इस रजिस्टर का वैल्यू 1000 ओम दिया है, 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम। अच्छा देखो डायोड का वोल्टेज 15 वोल्ट है, तो इसका भी वोल्टेज 15 होगा कि नहीं, अभी बताया था पैरेलल में दोनों है। हाँ यस सर। यस सर। तो इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बोलो। वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट, 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1000, तो करंट कितना हो जाएगा इस लोड से, इसमें कितना करंट पास होगा। तो करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आई होती है V अपॉन R। तो 15 अपॉन 1000, तो 15 अपॉन 1000 डिवाइड करने आता है, डिवाइड कर लो, यही तो होगी, यस सर। होगी कि नहीं। अच्छा इसमें 3 नंबर तक है तो यहाँ पे 0 लिख दो, ये भी 3 नंबर तक आएगा।
तो क्या आया जरा समझो, जो डायग्राम आया वो ये आया कि यहाँ से करंट चला 0.020 एम्पियर, यहाँ से ये चला, और इधर डायोड ऐसे लगा हुआ है, और इधर लोड रेजिस्टर से करंट जा रहा है कितना, तो करंट जा रहा है वो अभी निकाला था 0.015 एम्पियर। तो इसमें कितना करंट जाएगा नहीं बता सकते हो, यही पूछ रहा है कितना करंट जाएगा। तो ऐसे वैसे समझो बताना ना, सर। इधर से जा रहा है 20, इधर गया 15, तो जो बचा वो इधर से ही तो जाएगा, यस सर। नहीं जाएगा। यस सर। इसको ये भी लिख सकते हो 20 मिली एम्पियर, और इसको 15 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10 का पावर -3, तो 20 मिली एम्पियर आ रहा था टोटल। 15 मिली एम्पियर रजिस्टर से गया, तो जो बचा 5 मिली एम्पियर वो गया कि नहीं डायोड से। यस सर। यही तो पूछ रहा था कि डायोड से कितना करंट गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ये फर्स्ट सर। 5 मिली एम्पियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आता है, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का जीनर डायोड पे क्वेश्चन आता है। हो, और देखते हैं। समझ में आ गया ये जीनर डायोड क्या होती है। आ गया सर। चलो, तो ये हमारा था फर्स्ट स्पेशल पर्पस डायोड, जीनर डायोड। क्या क्या यूज होती है बता दो। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। सेकंड में मैं बता रहा हूँ एलईडी। सेकंड क्या है, लाइट एलईडी। एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये तो सबने देखा होगा नहीं। जितने भी इंडिकेटर्स वाले रहते हैं लाइट, वो एलईडी के ही रहते हैं नहीं। चार्जर में इंडिकेटर जो लाइट होता है, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो एलईडी का ही रहता है। या देखते होगे कि ट्रेन आती है तो ट्रेन का नाम, नंबर, या कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी है वो सब लिखाता है ना, तो वो सब एलईडी से ही होता है, छोटी छोटी एलईडी लगी रहती है। तो एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। पहली चीज बता दो कि ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। कौन सा बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइस सर। बायसिंग में काम करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स में लगा दोगे तो काम नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, ऐसे समझो, हमारे पास एक पीएन जंक्शन होता है। पीएन जंक्शन, पी साइड एन साइड, और हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। और पी जो एलईडी रहता है, आप देखते होगे जो एलईडी यूज करते हैं उसमें ना ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं ना। ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का ऊपर में लगा देते। प्लास्टिक का लगा देंगे तो लाइट बाहर कैसे आएगा, लाइट को बाहर आना है कि नहीं। तो ये जो डिप्लेशन रीजन है ना, यहीं से लाइट निकलती है, यहीं से लाइट निकलती है। तो यहाँ पे जो कोटिंग रहना चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट और थीन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होगा। मोटा होगा तो अब्जॉर्ब कर सकता है। ट्रांसपेरेंट थीन मटेरियल का यहाँ पे कवरिंग होती है डिप्लेशन रीजन में। और कौन सी कनेक्शन में, फॉरवर्ड बायसिंग में। अच्छा, ये लाइट निकलती कैसे है ये बताओ, लाइट निकलती कैसे है? तो लाइट इस तरीके से निकलती है। क्या होता है ना, हमारे पास दो बैंड होता है, आपको मालूम होगा। एक होता है कंडक्शन बैंड, और दूसरे कौन सा बैंड होता है, बैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड सर। हाँ, तो क्या होता है ना, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, डिप्लेशन रीजन याद होगा,
इधर होता है पी Yes. साइड, इधर होता है एन साइड, बीच में होता है डिप्लेशन रीजन। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ना, तो डिप्लेशन रीजन का जो फ्री इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स बने रहते, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, मान लो यहाँ से होल्स आया इधर और ये टकराता है बॉन्ड से, या इलेक्ट्रॉन इधर से आया बॉन्ड से टकराता है। तो टकराने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होल के पास जाकर के कंबाइन भी हो सकता है। तो लाइट निकलने का मैकेनिज्म ये है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाला जंप करे वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन जंप करे वैलेंस बैंड में, इसका मतलब ये होता है, इसका फिजिकल मतलब ये होगा कि पहले मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल्स है और कहीं पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड वाला है, समझे कि नहीं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो होल को फिल करने के लिए इधर जंप किया, तो होल को जब फिल करने के लिए जंप करेगा ना, तो इस तरीके की जंपिंग को ही हम दिखा रहे हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी की कुछ गैप होती है। तो मान लो अगर ये जो बैक जंपिंग हुई है, तो बैक जंपिंग क्या कैसे होती है, बैक जंपिंग में ना एनर्जी को बाहर फेंकना पड़ता है। बोस थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि हाई एनर्जी Yes, sir. लेवल लो पे आता है तो एनर्जी छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता है, एनर्जी को छोड़ना पड़ता है। तो मान लो इसने एनर्जी को छोड़ा और हमारे पास पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, 12,400 और लैम्डा इन, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, तो ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो मान लो जो एनर्जी छोड़ा उसकी वैल्यू यहाँ पे रखें और उसकी वैल्यू आ जाती है विजिबल लाइट के रेंज में, विजिबल लाइट में आ जाती है। विजिबल लाइट का मतलब विवग्यो, विजिबल लाइट में अगर ये चीजें बाहर आया तो वो हमें दिखाई देगा नहीं, विजिबल लाइट में अगर एमिशन होगी तो हमें दिखाई देगी। लेकिन विजिबल लाइट बनाएंगे कैसे, ये भी तो बहुत डिफिकल्ट है। हम किस तरीके से बनाएंगे सेटअप कि वो विजिबल लाइट ही बाहर आए, तो उसके लिए ना बहुत सारे मटेरियल का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है रिसर्च कर करके, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इस तरीके का बहुत सारा मटेरियल होता है जो अलग अलग कलर के एलईडी, अलग अलग कलर के लाइट को एमिट करता है। समझ में, 2014 का जो नोबेल प्राइज था, 2014 का जो नोबेल प्राइज था ना, वो ब्लू कलर के एलईडी को खोजने के कारण मिला था उसको। ब्लू कलर्ड एलईडी, ब्लू कलर्ड एलईडी ना बहुत डिफिकल्टी से बन पा रहा था, और उसने 2014 में उसे फिजिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज मिला है ब्लू कलर्ड एलईडी को डिस्कवर करने में। अब तो बहुत सारे कलर आ गए, अब तो व्हाइट कलर्ड एलईडी भी आता है नहीं। कौन कौन से कलर के एलईडी देखे हो, लगभग सभी कलर का, एक रेड देखे होगे, एक ब्लू और एक व्हाइट, और कोई देखे हो। तो ये कैसे अचीव होता है, इसी तरीके के मटेरियल का कॉम्बिनेशन रिसर्च के थ्रू ये कॉम्बिनेशन करते हैं कि किस प्रोपोर्शन में कंबाइन करें कि उसकी रेंज विजिबल रेंज में आ जाए। तो ये चीजें हैं एलईडी में। एलईडी में मेन पॉइंट क्या याद रखना है तुम्हें कि एलईडी में ना डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रख करके ही काम करेगी। और दूसरी चीज, इसमें जो लाइट एमिट होती है वो विजिबल रेंज में होती है। और कैसे एमिशन होता है,
तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे जंप करता है। नहीं, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एलईडी में। आ गया बात समझ में? मान लो अगर मैं एलईडी का ना एलईडी का आई और भी का ग्राफ दिखाता हूँ, एलईडी का आई भी का ग्राफ दिखाता हूँ, तो एलईडी में कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग कलर के लिए इस तरीके का ग्राफ बनता है, जैसे विव ऐसे याद रहेगा ये क्या? जैसे मान लो ना क्वेश्चन बहुत बनता है इससे इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन बोल दिया कि मान लो ये है आई भी कैरेक्टरिस्टिक लेड के लिए, एलईडी लेड के लिए, और ये लिख दिया, ऐसे कर दिया, ये 1 2 3, और आपको पहचानना है ना, कौन सा कलर का है, ब्लू कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है, और रेड कलर कौन सा है, जल्दी बता दो। इन तीनों में से ब्लू येलो रेड कौन शो कर रहा है? थर्ड सर रेड है। थर्ड रेड है, सही है, थर्ड हो गया रेड, थर्ड हो गया रेड, और बताओ। ब्लू फर्स्ट हो गया सर, ब्लू। सही है, फर्स्ट हो गया ब्लू, तो सेकंड हो गया येलो। यस सर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एलईडी। डन, ये सेकंड पर्पस डायोड था। अब मैं आपको थर्ड स्पेशल पर्पस डायोड बताता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर, और इसको बोलते हैं डायोड डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर। ये भी स्पेशल पर्पस डायोड है, फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड। ये क्या होता है, ये ना एक समझ से एक तरीके से कह लो, है ना, लाइट सेंसर होता है ये, एक तरह से क्या होता है, लाइट सेंसर होता है, लाइट सेंसर होता है। ये जो फोटो डिटेक्टर होता है बहुत जगह लगा रहता है, देखते नहीं हो, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म से इधर से उधर जाओ तो बीच में लगा रहता है, जिसको क्रॉस करने पे वो चेक होता है कि कौन से मटेरियल का क्या बना हुआ। तो फोटो डिटेक्टर क्या होता है, पहली चीज ये याद रखना कि वो जस्ट एलईडी का अपोजिट है। फोटो डिटेक्टर ना कंप्लीटली एलईडी का जस्ट अपोजिट, तो एलईडी। सर इसमें इसको हमेशा लगाते हैं रिजल्ट रिवर्स बायसिंग। क्या बोल रहे हो? रिवर्स बाय, हाँ, यही बोला था सर, रिवर्स लाइट के बारे में। सर यही बोल रहा था मैं, रिवर्स बाइट के बारे में सर। हाँ, फोटो जो डिटेक्टर होती है ना वो रिवर्स बायसिंग में काम करती है, रिवर्स बायसिंग में काम करती है। रीजन में बताता हूँ, इसमें ना फोटो डिटेक्टर में रीजन पूछा जाता है, व्हाई, रीजन पूछा जाता है, व्हाई इट इज इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में ही क्यों यूज होता है। तो मान लो अगर ये हमारा फोटो डायोड है, फोटो डायोड का ऐसा सिंबल होता है, ये सिंबल किसका है, फोटो डायोड का, फोटो डायोड, उस पे लाइट गिर रहा है तभी तो सेंस करेगा। अच्छा, एक सिंबल एलईडी का मैं भूल गया था, एलईडी का सिंबल इसका अपोजिट होगा, इससे बाहर निकलता हुआ दिखेगा एलईडी में। नहीं, फोटो डायोड में लाइट आना है, उस पर फॉल करना है, और एलईडी में क्या होना है, उससे बाहर जाना। तो देखो होगा क्या ना, मान लो ये हमारे पास है ये मान लो एक हमारे पास डायोड, और हमने मान लो इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करा, और एक हमने लिया जिसको हमने रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन करा। तो देखते हैं फर्क क्या पड़ेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा, मान लो यहाँ पे लाइट आकर के इस पे गिरा, और यहाँ पर भी लाइट आकर के गिरा,
तो लाइट क्या है, लाइट के पास तो बहुत कम एनर्जी होती है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्री करा पाता है। तो मान लो अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहेगा, तो यहाँ पे बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी सपोर्ट कर रहा है। बैटरी मान लो, बैटरी अगर डायोड नहीं रहता, अब बैटरी मान लो करंट फ्लो करता है 5 एम्पियर, और लाइट के वजह से एक एक्स्ट्रा करंट आ गया। कितना एक्स्ट्रा आ गया, मान लो एक्स्ट्रा आ गया 0.001 एम्पियर। तो कितना हो गया टोटल करंट, टोटल करंट हो गया 5.001। तो ये लगभग 5 ही तो है। लेकिन अगर रिवर्स में करते हैं, तो रिवर्स में हमें पता है करंट बहुत कम होता है। करंट मान लो आया 0.001 एम्पियर। अब मान लो लाइट के वजह से एक्स्ट्रा करंट आया 0.001 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट हो गया 0.002 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ना फोटो डायोड को ढक दिए थे तो करंट इतना था, जब उस पर लाइट गिराए तो दुगना हो गया। तो दुगना होगा तो गैल्वेनोमीटर का निडल दुगना से भागेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, पहले 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अब भी लगभग यही 5 ही फ्लो कर रहा है। तो निडल टसकेगा ही नहीं, निडल वहीं का वहीं दिखेगा। इसलिए रिवर्स बायसिंग में लगाना जरूरी होता है। समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या? यस सर। बोलते बहुत स्लो। फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर को रिवर्स में क्यों लगाते हैं बता, फोटो डिटेक्टर को रिवर्स में क्यों लगाते हैं, अभी बताया। रीजन बताओ जल्दी से, रिवर्स में क्यों लगाते हैं, फोटो डिटेक्टर को रिवर्स में क्योंकि क्यों? सर करंट डबल। हाँ, क्योंकि ना जो रिलेटिव इंक्रीमेंट होती है वो ज्यादा होती है। रिलेटिव इंक्रीमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। पहले फॉरवर्ड बायसिंग में देखा था 5 एम्पियर का 5.001 हो गया। तो डिफ्लेक्शन निडिल में क्या होगा बता, डिफ्लेक्शन इन निडिल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो बता रहा है कि कितना करंट जाएगा, डिफ्लेक्शन इन निडिल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है, पता भी नहीं चले। रिवर्स बायसिंग में बोलेंगे कि पहले चल रहा था 0.001 एम्पियर, एकाएक 0.002 एम्पियर, दुगना हो गया। तो दुगना हो गया तो क्या हो गया बताओ, निडल क्या होगा, वेरी फास्ट डिफ्लेक्शन करेगा, तुरंत यहाँ से वहां डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेरी फास्ट डिफ्लेक्शन। तो ये चीज इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं। अच्छा, ये मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, करंट इन फोटो डायोड। तो फोटो डायोड का तो काम कुछ वैसा ही है, पहले ही पढ़े हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ चुके हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था, देखा था कि एक मेटल होती है, मेटल पे जैसे ही लाइट आकर के गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करने लगता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करने लगता है। यही चीजें यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे भी इस तरीके के डिप्लेशन रीजन में जब लाइट आकर के गिरती है, तो यहाँ का जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। और बॉन्ड के टूटने के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाते हैं, जैसे हमने इधर रिवर्स बायसिंग में कर रखा है, ये एन साइड और ये पी साइड। तो एन साइड इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस आ गया है और यहाँ पे माइनस आ गया। अब जैसे बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा। होल्स किधर भागेगा, पी साइड भागेगा। किधर भागेगा, पी साइड।
तो क्या होता है ना, सोर्स का जो करंट है उसी के डायरेक्शन में माइनॉरिटी चार्ज के वजह से करंट जनरेट हो जाती है, करंट जनरेट हो जाती है, जो रिलेटिवली क्या होती है, रिलेटिवली बिगर अमाउंट का होता है, डिफ्लेक्शन भी उसकी लार्ज होती है, इस वजह से रिवर्स बायसिंग में करते हैं। और करंट क्यों फ्लो होता है, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होगा जिसको प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग करंट की फ्लो हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है फोटो डायोड की। आई वी कैसे होगा, किस रीजन में होगा बताओ। फोटो डायोड का आई वी अगर ग्राफ देखें तो आई वी ग्राफ किधर आएगा, इसी रीजन में तो आएगा, इस रीजन में आएगा ऐसे कुछ, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। अब लास्ट एक बता रहा हूं मैं, स्पेशल पर्पस डायोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर सेल। सोलर सेल, इसमें कोई बायसिंग की जरूरत नहीं है, सोलर सेल में नो बायसिंग, आपको बाहर से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, नो फॉरवर्ड बायसिंग नो रिवर्स बायसिंग, आपको बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोलर सेल तो खुद एक बैटरी का काम करता है ना, खुद एक बैटरी का काम करेगा। तो सोलर सेल का भी काम कुछ वैसा ही है जैसा देखा था फोटो सेल में। सोलर सेल में भी क्या होगा, सोलर सेल में भी यही चीजें होगा, केवल यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में लाइट आकर के गिरेगी, तो लाइट आकर के गिरेगी तो क्या होगा बता, बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो कुछ होल्स बनेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और हमें पता है कि ये इधर कौन सा चार्ज होता है, अगर ये पी साइड है एन साइड है तो एन साइड के तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, पी साइड के तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, तो होल्स इधर भागेगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेगा, तो होल्स के कारण एक करंट होगा इधर और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी इधर ही करंट होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करे ना उसके अपोजिट करंट लेते हैं, इसीलिए करंट इधर लिया। तो क्या देखा आपने कि जैसे ही हम ना लाइट इस पे थ्रो करेंगे डिप्लेशन रीजन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो भी होगा ब्रेक होगा और वो मूव करने लगेगा वायर्स में, प्लस वाला इधर आने लगेगा माइनस वाला इधर आने लगेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, वायर में करंट की फ्लो होने लगेगी। तो ये सोलर सेल की मैकेनिज्म है, सोलर सेल की मैकेनिज्म ये है। सोलर सेल का एक चीज और मैं बता देता हूँ, सोलर सेल का आईवी ग्राफ आप याद रखना, सोलर सेल का जो आईवी ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, सोलर सेल का आईवी ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और क्या होगा, मान लो आपने बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाया सोलर सेल, तो क्या होगा, सोलर सेल में अगर आपने वोल्टेज को रखा 0, तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन पे वोल्टेज 0 होगी, बाहर से कोई वोल्टेज नहीं दिया है, तो जब आप बाहर से वोल्टेज नहीं देंगे तभी एक उसमें करंट होगा, क्योंकि वहां पे होल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे वोल्टेज नहीं है, नो वोल्टेज, नो वोल्टेज बट करंट, वोल्टेज तो नहीं है लेकिन करंट, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, देखो इसमें करंट ही नहीं है, इस पॉइंट पे करंट ही 0 है, ये हो गया नो करंट बट वोल्टेज। ये कब होगा, तो जिधर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में एक बैटरी लगा दो, तो वहां पे क्या हो जाएगी, करंट सीज कर जाएगी। तो ये आईवी ग्राफ, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट अगर नहीं है, करंट नहीं का मतलब क्या हुआ, वो ओपन सर्किट के जैसा काम करेगा, तो इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज भी इसको बोलेंगे। तो ये सब
स्पेशल पर्पस डायोड्स में यूज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट बचा है, दो लास्ट मेनली बचा है जो नीट के सिलेबस में है, और वो है हमारा ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स। ये दो पॉइंट हमें अब डिस्कस करने हैं, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स। ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट ये भी डायोड से ही मिलकर के बने होते हैं। लॉजिक ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड से बनाते हैं ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, तो इसका बहुत डायोड्स लॉजिक गेट्स हम लोग बनाते हैं डायोड से प्लस ट्रांजिस्टर से, इन सब से मिल करके हम लोग बनाते हैं गेट्स। गेट्स क्या होती है, लॉजिक गेट्स होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें जिस प्रकार की वेव फॉर्म चाहिए वो प्रोवाइड करता है। लॉजिक गेट्स क्या होती है, डिजिटल वेव फॉर्म प्रोवाइड करता है, डिजिटल वेव फॉर्म। अब रियल में तो वेव ऐसा रहता है ना, रियल में कैसा वेव देखते हो, रियल में वेव ना नेचर में इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर हमें मान लो वेव ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा कुछ वेव बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लॉजिक गेट्स का हेल्प लेना पड़ेगा। कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे और फिर ये बन जाएंगे। तो दो पॉइंट्स अब हमें डिस्कस करने हैं। ये एक हो गया हमारा ट्रांजिस्टर और दूसरा हो गया लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो कल सुबह क्लास करें क्या, यस सर। आज वाला रिवाइज कर लेना। आज जो भी मैं बताया हूँ स्पेशल पर्पस डायोड, उस पे क्वेश्चन कर लेना, बस लास्ट हो जाएगा हम यस लोग। सर। सुबह कितने बजे सर? देखते हैं सुबह होगा या शाम होगा, लेकिन कल ही लास्ट क्लास हो जाएगी, फिर 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे केवल। ठीक है, ठीक है सर। चलो।